हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे आपको पता है 7th क्लास से हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी पुस्तक है हिस्ट्री की, और इसी के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं बच्चों क्षेत्रीय असमानताओं का निर्माण हमारा लेक्चर है। और हम लोग इस लेक्चर में अभी तक जो है बच्चों आप हम इस लेक्चर को, जो हमारा लेक्चर अंतिम हुआ था इससे पहले, उसके बीच में हमने इस लेक्चर को प्रारंभ किया था। अभी तक हम लोग थोड़ा सा पार्ट इसका आपका देखे हैं, यानी कि 5-10 मिनट का ही लेक्चर हुआ है। आज हम लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से लेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे क्या चीजें हैं और किस तरह क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हो रहा है, कौन कौन सी आपकी क्षेत्रीय संस्कृति हैं, कैसे उनका विकास हुआ, क्या उनकी गाथा है, उन सारे उद्भव गाथाओं को, क्या उनकी चीजें हैं, उन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से अपने इस आपका लेक्चर के माध्यम से इनको जानेंगे और इनको पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आप लोग शांत होकर अपनी कक्षाओं में बैठ चुके होंगे, और आपका अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, किसी का कोई प्रश्न बच्चों किसी प्रकार का, पिछले चैप्टर संबंधित कोई प्रश्न, क्योंकि आपको एक दिन मिला था आपको छुट्टी का बीच में। चलिए, नहीं है अभी मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे जो हैं अभी शांत होकर अपनी कक्षाओं में नहीं बैठे हैं। कृपया शांत होकर बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठ जाएं। बैठिए बच्ची, चलिए बहुत अच्छे से बैठिए शांति से। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 9 है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। जैसा मैं आपको बता चुका था कि हर एक भारत में हर एक क्षेत्र पर एक विशेष संस्कृति है, जिसका अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना पूजा पाठ, अपनी प्रकृति, अपना काव्य, अपनी रचना, अपनी चित्रकला, अपना भोजन, अपना रहन सहन हर प्रकार का है। उसी प्रकार हम इन सब चीजों को आपका देख रहे थे, और इसी में हम चोल और मलयालम भाषा के विकास के बारे में हम लोग इसको पढ़ चुके थे कि ये कहाँ पर है। हमने केरल आपका राज्य का हिस्सा बताया और बताया कि 9वीं जो आपकी शताब्दी थी, जो आपका सेंचुरी थी, उसका ये हिस्सा रही है। इसको हमने देखा। ठीक, इन भाषाओं को भी हम लोग देख चुके थे क्या चीजें हैं। आज हमें बात करनी है शासक और धार्मिक परंपराओं के बारे में और जगन्नाथी संप्रदाय। अब सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है, बताइए। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। क्या हुआ कि क्षेत्र की जो भी आपका संस्कृति है, वो क्षेत्र के धार्मिक जो आपकी परंपरा है, वो उनसे क्या हुई है, आपकी विकसित हुई है। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। उड़ीसा में, पुरी पड़ता है कहाँ, उड़ीसा, अब वर्तमान में क्या हो गया, ओडिशा में जगन्नाथ का संप्रदाय, यानी कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। किसका शब्द बच्चों पर्यायवाची है, विष्णु का। ठीक है, आप देखिए आज का जगन्नाथ का काष्ठ प्रतिमा, यानी कि लकड़ी की प्रतिमा, स्थानीय जाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। अब देखिए, अगर लकड़ी की कोई आपके प्रतिमा बनी है, तो लकड़ी की प्रतिमा आपका किसी स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा ही आपका प्रचलित रही होगी, और जो वर्तमान में वो आगे चल के आपके समय के साथ क्या हो गए हैं, आपका वो बच्चों भगवान बन गए हैं, और वो आगे चल के आपका विष्णु का ही रूप उनको हमने मान लिया है। तो जगन्नाथ कहाँ पर मंदिर है, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। पुरी मतलब पूरी जगह है, उड़ीसा आपका राज्य है, उसमें पड़ता है। और भगवान जगन्नाथ कौन है, तो भगवान जगन्नाथ को ही विष्णु भगवान का जो अवतार है वो आपका माना गया है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या माना गया है, उन्हीं का अवतार माना गया है। अब समझिए, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंततवर्मन ने पुरी में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम
जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। आप देखिए, जो आपका मंदिर बना हुआ है जगन्नाथपुरी में, वो गंग वंश के शासक रहे हैं अनंतवरम बर्मन। इन लोगों ने आपका क्या किया है, जगन्नाथ में आपका बच्चों पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया है, उनका निश्चय किया। इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि नियुक्त घोषणा की। किसका बच्चों, जगन्नाथ का, कि मेरा राज्य किसका राज्य है, भगवान जगन्नाथ का, और मैं उसका क्या हूं, प्रतिनिधि नियुक्त हूं। आप देखिए, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। ठीक, थोड़ा इसको समझ लीजिए। अब ये एक हमको फोटो मिला है, इसको हम देखते हैं। चित्र है दो, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तामपत्र पर पांडुलिपि उड़ीसा। देखिए, ये है बालभद्र, ये है सुभद्रा और ये हैं भगवान जगन्नाथ। तो आपको पता चलेगा इन तीनों का मंदिर ही, तीनों बहन भाई का मंदिर ही कहां पर है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में है। अब देखिए, ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्राओं के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामले में भी इसकी सत्ता बढ़ गई। जिसने भी उड़ीसा को जीता, वैसे जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये सब यह महसूस करते हैं कि इस मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार किया जाएगा। क्या कह रहा है कि जितना उनका शासन है, ये आपका स्वीकृत जो है आपका किया जाएगा। ठीक, आप देखिए, आप एक बार जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो दर्शन है, भव्य दर्शन का इमेज आप लोग देख सकते हैं कि कैसा मंदिर है जगन्नाथपुरी का, आपके समक्ष है। आप इसको देखिएगा तो आपको जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, देखिए, राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। यानी कि राजस्थान में जितना भी क्षेत्र है उसको पहले क्या बोलते थे, आपका राजपूताना क्षेत्र कहा जाता था। ठीक, ब्रिटिश लोग में इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा मूल रूप से राजपूत रहते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह हैं और आज भी जो उत्तरी और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। बहुत सी जगह कहां पर है, मध्य भारत में भी हैं और मध्य भारत के साथ उत्तरी भारत में भी जो क्या बोलते हैं अपने आप को, राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूत के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। यद्यपि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। क्या की, एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये संस्कृति परंपरा वहाँ के शासकों के आदर्श और अभिलाषा के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज अध्याय 2 में एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीर आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं जिन्होंने अरण्य क्षेत्र में बहादुर से लड़े हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया है। क्या बोला है कि जो अक्सर मृत्यु का जो वर्णन रहा है वो उसको इन्होंने किया है। ठीक, ठीक है। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीताओं में सुरक्षा है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा लिखी गई है। ये काव्य एवं संगीत ऐसे सूरवीर की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रति प्रोत्साहित करेगा। क्या करेगा?
उनको इन कहानियों का, वो आपका गीतों का, वो आपको प्रोत्साहित करेगा इन सब चीजों को आपका। अब देखिए कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? उन सब को आपका प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन में भी इन कहानियों से आकर्षित होता है कि इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थिति और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि बल संवेग का आपका चित्रण है। कह रहे कि जो सारी चीजें हैं जो आपके नाटक के रूप में दिखाई गई हैं, चाहे स्वामी भक्ति हो, मित्रता हो, प्रेम हो, शौर्य हो, क्रोध हो, प्रबल हो, इन सब चीजों का आपका जो है वो एक सजीव चित्रण जो है बच्चों वो आपका किया गया है। ठीक, आप इसको देख सकते हैं। क्या स्त्री को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त है था? अब कह रहे जो जितनी भी कहानी चली हैं, इन कहानियों में जो हमारी स्त्रियां रही हैं, उनको भी कोई सामाजिक तौर पर या किसी राजनीतिक रूप में हिस्सा मिला है या नहीं, ये हमको देखना है। देखिए, जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्री को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा करने के लिए आपस में लड़ते थे। यहीं कहीं भी चित्रित किया गया है कि स्त्री अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवा द्वारा अपने मृतक पति की चिता पर जिंदा जलते हुए प्रथा की कुछ कहानियों का उल्लेख मिलता है। बच्चों, आप लोगों ने सती प्रथा के बारे में सुना होगा। सती प्रथा जो है, आप समझेंगे थोड़ा सा, सती प्रथा जो है वर्तमान हमारे यहाँ देश में प्रचलित नहीं है। पहले सती प्रथा अगर मैं बात करूं विशेष रूप से, तो राजपूत जो राजा थे, जो शासक थे, वो उनमें प्रचलित थी। देखिए, सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी क्या होती थी, आपकी जलती हुई चिता में बैठ जाती थी। किसमें? जलती हुई चिता में। आप सोचिए कितनी भयावह, दर्दनाक और अमानवतापूर्ण भरी ये चीज। क्लियर है? क्या होती थी आपका? सती होती थी। अब देखिए, कुछ जगह ये होता था कि अगर मान लीजिए किसी का पुरुष बाहर किसी युद्ध में एक्सपायर हो गया, उसकी बॉडी अगर घर नहीं आई, तो क्या करती थी औरतें? अपने घर में हवन कुंड बनाकर उसमें वो बैठ जाती थी और अग्नि समाधि ले लेती थी। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ पहले प्रथा जो थी आपकी प्रचलित थी। वर्तमान समय में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। मानवीय समाज को बनाए रखने, विज्ञान के आधार पर चीजों का व्याख्यान करने की चीजें हैं। इस तरह की कोई वर्तमान में आपकी चीजें नहीं है। सब चीजों को देखकर परखकर ही वहाँ चीजें करी जाती हैं बच्चों। तो पहले जो था आपको इस तरह की चीजें या इस तरह की बातें या इस तरह की कहानी आपको सुनने के लिए आपको बहुत आम रूप में मिल जाती थी। अब देखिए, इस प्रकार जो सूरवीरताओं के आदर्शों का पालन करते थे, अक्सर उन्हें इस आदर्श के लिए जीवन का बलिदान करना होता था। अगर आप ऐसे सूरवीरों का जो चीजें हैं आप उनका पालन करते हैं, तो अक्सर क्या मानते थे कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? उनका बलिदान कर दिया है। ठीक, अब देखिए, आपको पता लगेगा क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। आपको पता होना चाहिए, कथक एक नृत्य है, एक आपका नाट्य है। साहित्य भी के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि नृत्य है क्या। कथक के बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो क्षेत्रीय सीमांतों से परे क्या है कथक, उसकी पूरी चीजें क्या प्रचलित है, उन सभी को हम लोग इसमें देखते हैं। समझिए, ये सूरवीरताओं की परंपरा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न रूपों में मिल सकती हैं। कह रहे कि जितने भी हमारे सूरवीर मतलब उनको बोलते हैं, जो आपसे योद्धा रहे हों, शासक रहे हों, उनको हम सूरवीर कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या कहते हैं ये, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है कि आई नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्यक शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। देखिए, ध्यान दीजिए, कहाँ जुड़ी है? उत्तर भारत के अनेक राज्यों से जुड़ी है। अब जैसे कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। बच्चों, कथक किससे निकला है? कथा शब्द से निकला है। ध्यान दें, किससे निकला है? जो आपकी कथा शब्द है उससे निकला है।
जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की कहानी के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी यानी कि कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। कथक कौन थी बच्चों? उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी आपका सुनाने वाली एक क्या थी? जाति थी। आपको पता लगेगा। ये जो कहानी आपके सुनाने वाले लोग थे या ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथन वाचन को अलंकृत किया करते थे। यानी कि आप कहानी सुना रहे हैं, उसके हाव भाव एक्सप्रेशन को, संगीत सुनाने की जो ट्यून थी उस ट्यून को ये उनको एक्सप्लेन किया करते थे, हाव भाव को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानी लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? आपको जो लोक नृत्य है उसके रूप में यह आपका प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसे रास लीला कहा जाता था। यानी कि राधा कृष्ण की जो आपकी पौराणिक जो कहानियां हैं, उनका जो व्याख्यान है, उन व्याख्यान को नाट्य रूप में प्रस्तुति को क्या कहा गया? रास लीला कहा गया। रास लीला में लोक नृत्य ने के साथ कथक कथासार के मूल हाव भाव भी जुड़े थे। अब कह रहे जो रास लीला थी उसमें कथक था और कथाकार जो थे, कथक क्लियर हो गए, उन सबके हाव भाव को भी उसमें जोड़ा गया था। ठीक, तो आपको ये पता लगा जो आपका कथक जो आपका नृत्य है ये पहले एक जनजाति के द्वारा या कहेंगे सॉरी क्षमा चाहूंगा, जनजाति नहीं, एक जाति के द्वारा, पार्टिकुलर जाति के द्वारा उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी को सुनाने वाला एक जाति थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे आपका बच्चों? हम उनको कहते थे कथक। और कथक ये लोग क्या करते थे? अपने हाव भाव और एक्सप्रेशन से ये लोगों को उसमें जो फीलिंग्स होती थी उनको एक्सप्लेन किया करते थे। ठीक है, और बाद में ये आपका एक लोक नाट्य के रूप में आपका प्रसिद्ध हो गया। आगे देखिए, मुगल बादशाहों और अनेक अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किए जाते थे, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर दो परंपराएं यानी कि घरानों में फला फूला। पहला था राजस्थान यानी कि जयपुर राज दरबारों में, और दूसरा था आपका लखनऊ यानी कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह आपके कला के रूप में उभरा। यानी कि कथक अगर कहीं था तो केवल दो जगह, राजस्थान के जो जयपुर राजघराना था उसमें, और जयपुर राजघराना के साथ साथ बच्चों आपको पता चलेगा कि ये कथक जो था बच्चों कहाँ उभरा? आपका लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के रूप में इन्होंने इसको संरक्षण दिया, और क्या हुआ? एक प्रमुख आर्ट के रूप में ये लोगों के सामने आया। आप देखिए थोड़ा सा इसको समझे। 1850 और 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति एक क्लिकिस्ट तथा दुर्भंधपान चाल, उत्तम वेशभूषा तथा कहानी प्रस्तुतिकरण एक अभिनय पर जोर देती है। यानी कि इसके अंदर भी एक एक्टर है, और जो एक्टर हमको दिखाता है, जो उसको एक्सप्लेन करता है कि क्या कहानी, उसको आपका प्रस्तुत जो है वह इसमें आपका करता है। मैं आपको कल आपको दिखाऊंगा कि अगर आप लोग कोशिश करें कि कथक की कोई आपको वीडियो मिल जाए कि कथक किस प्रकार से होता है, आप उसको देख सकते हैं। कथकली किस प्रकार से है कथक, उसको समझे। अब कह रहे हैं चित्र नंबर 5 है नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। खजुराहो पड़ता है बच्चों एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ की एक कक्षा है कि जो आपका नृत्य की जो आपका क्लास ले रहे थे, उनका फोटो जो है, उनकी जो इमेज है वो हमारे सामने है। आप इस इमेज को देखें और समझें
कि क्या स्थिति थी थोड़ा सा। अन्य संस्कृति गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं सदी से 20वीं सदी के अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया कि 1920 सदी में जो आपके लोग थे उन लोगों ने क्या किया, जो हमारी आपकी कथक थी इस कथक को आपका नापसंद किया। फिर भी जीवित बची रही और गणिकाओं द्वारा पेश किया जा रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में आपका मान्यता मिल गई। और क्या हो गया आपकी, हमारे 6 ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जिसके अंतर्गत इसको कथक को हिस्सा मिला। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अब देखिए 2 सदी यानी कि 19 और 20 यानी कि 200 साल आपके लगभग, इन 200 साल के अंतर्गत कथक को नापसंद किया गया क्योंकि ब्रिटिशर लोग थे। वो लोग आपका कथक में ना तो कोई अपने इंटरेस्ट रखते थे, ना उन्हें कथक को एक्सप्लेन करके समझना आता था, इसलिए उनको क्या था, ये आपका नापसंद था। और यही कहीं ना कहीं कारण रहा कि ये इतना अच्छा हमारे जो था, मतलब ये उस समय आपका उभर नहीं पाया। क्लियर है? उन सबको हम लोग भी आपका देखेंगे, लेकिन उसके साथ ये चीज आपको बहुत जरूरी आपका देखना चाहिए कि नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, इनको बोलते हैं बच्चों क्लासिकल नृत्य है। आपके क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं और है क्या क्लासिकल डांस, थोड़ा इनको समझने की हमारी एक अपनी आवश्यकता है और उसको देखिए। जैसे किस कला के रूप में शास्त्रीय माना जाए, कह रहे हैं किस कला का रूप है जिसको आप क्या माने कि ये कला क्या है, आपकी शास्त्रीय कला है। आप किसको माने कि ये क्या है, आपकी शास्त्रीय कला। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों से लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धनता नियमों के अनुसार ही प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। कह रहे बहुत सारी आपकी विभिन्नता है जिन विभिन्नताओं को आपका उनमें प्रोत्साहित आपका नहीं किया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना आवश्यक है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूप हैं जिनमें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं कि ये शास्त्रीय रूप का विशिष्ट लक्षण बताती हैं। कह रहे हैं कि ये शास्त्रीय रूप है, इन शास्त्रीय रूप का क्या करती हैं, आपका जो विशिष्ट लक्षण है वो आपका लक्षण बताती है। शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कलाओं का इस श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है। कि जो कला है उन सारी कलाओं का जो एक्सप्लेनेशन है, उन जो आपका विश्लेषक है, ये उनको आपका बता सकता है। क्लियर है? तो हमेशा शब्दांश ही सही नहीं होता। अब देखिए अन्य नृतक रूप जिसे इस समय शास्त्रीय माना जाता है वह लिखित है। कह रहे कि बस जो वह शास्त्रीय है जिसको हम मान सकते हैं वो क्या है, कौन से ऐसे क्लासिकल आपके डांस है, फोक है। सबसे पहला आता है भारत नाट्यम जो आपका तमिलनाडु राज्य में चलता है। लिख लीजिए पहले इनको बच्चों, लिखिए सभी बच्चे, लिखिए इनको कि भारत नाट्यम किस राज्य में है, तमिलनाडु में। दूसरा लिखिए कथकली, कथकली आपका केरल में। मैं आगे भी बताऊंगा आपको। भारतनाट्यम तमिलनाडु और कथकली कहाँ है आपका, केरल में। ओडिसी उड़ीसा में है, ओडिसी ओडिसी उड़ीसा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मणिपुरी मणिपुर में। आप कहेंगे सर ये तो 5 है, छठा कहाँ है, तो छठा है कथक, और कथक लिखिए उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल स्टेट का भी डांस है और आपके कथक को क्लासिकल जो माना गया है वो उत्तर प्रदेश में माना गया है। इसको लिख लीजिए क्योंकि हमने एक साइड बनाई थी कि उत्तर भारत में बहुत फेमस है, यानी कि राजस्थान में भी होता है और उत्तर प्रदेश में। और आपको पता है वहां के नवाब वाजिद अली शाह ने क्या किया है, इसको संरक्षण प्रदान किया है। कितना दिया है,
संरक्षण दिया है। ठीक है, आप इनको नोट करिएगा। और मैं बच्चों पूछूंगा आपसे कि भारतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश। लिख लिया? हाथ खड़ा करें एक बार अगर लिख लिया है तो। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब देखिए, कथक नृत्यांगनाओं के द्वारा एक दरबारी चित्र होता कैसा था, इस इमेज को एक बार थोड़ा सा जरूर देखिएगा। इस तरह से वो आपका नृत्य करती थी, झूमते हुए हाथों को मिलाकर जोड़ को एक्सप्लेन करते हुए। अगर आपको मिले तो आप लोग YouTube वगैरह से एक बार कथकली, भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, इस तरह के नृत्यों की वीडियो एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको ये सारी चीजें जो हैं आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए, आपको समझ आ जाए और आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाए, उसको सही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। आप थोड़ा इसको देख लें। देखिए कितनी सुंदर आपकी चित्र है और किस तरह से ये राज दरबारों में इस तरह का नृत्य होता था। और बहुत जगह ये पेंटिंग के रूप में, सीनरी के रूप में, चित्रकारी के रूप में शासक के आपके दरबारों में, राजाओं के दरबारों में लगी होती हैं। जो आपके क्लासिकल जो आपके पेंटिंग होती हैं बच्चों, उनकी बहुत महंगी कॉस्ट होती है जो लोग बनाते हैं क्लासिकल। अब देखिए ये कुछ है तो ये एक कुछ का मीनिंग है इस आपका पेंटिंग का, जो लोग समझते हैं वो उसको एक्सप्लेन भी करते हैं और वो लोग इनको बहुत महंगी महंगी इनको हायर भी करते हैं और इनको खरीदते भी हैं। तो इस तरह से हमने अब तक इतने लेक्चर को देखा। अब जो है संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रकला की परंपरा, इनको भी हम लोग वो आपका देखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए बच्चों, हमने किस तरह से देखा कि कहाँ पर आपकी कला है, क्या उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, कथक की कहानी क्या है, उस पूरी कहानी को हमने पढ़ा और देखा है। अब देखिए, आपको देखना है कि लखनऊ ये है, ठीक, और ये है अवध के नवाब। ये पूरा क्षेत्र कहाँ था? उन्हीं का था, इस क्षेत्र में। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बात की। यहाँ पर भी क्या थी? आपकी कथक थी। क्लियर है? और आप लोग अभी आपका देखे हैं केरल में कौन सा था बच्चों? ध्यान दीजिए, जल्दी बताइए। केरल में था आपका कथकली। और भारत आपका नाट्यम कहाँ था? तमिलनाडु में। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। मणिपुर वाला देख लीजिए एक बार आप लोग, मणिपुरी। एक बार ये रहा उड़ीसा में, उड़ीसा वाला मंदिर। और हम लोग अभी जगन्नाथ भगवान के मंदिर की बात कर रहे थे, तो ये है पुरी। देखिए भुवनेश्वर के पास है, जो कैपिटल है। पुरी को एक बार आप लोग देख लीजिए। मैं थोड़ा जो दूसरा कलर है उससे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। ये रहा पुरी, यहाँ पर है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ठीक है, इस जगह को आप लोग देख लीजिए। यही मंदिर है ना भगवान जगन्नाथ का। और हमें ये भी पता लग गया कि भगवान जगन्नाथ किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। किसके? विष्णु के। तो बच्चों, आपने आज के लेक्चर के अंतर्गत जो अलग अलग आपकी सामाजिक जो आपकी परंपराएं हैं, उनका दौर है, उन सब चीज़ों को आपने इसमें पढ़ा और इसमें देखा है, इनको समझा है कि क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से है। मैं आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ का मंदिर को नाम को हम लोग जगन्नाथपुरी कहते हैं, क्योंकि पुरी नामक स्थान पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। वर्तमान आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और यहाँ पर आपका सुभद्रा, बालभद्र और श्री कृष्ण, इन तीनों का ही यहाँ बाप का मंदिर है। और आपका वर्ष में भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकलती है, और जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये जगन्नाथपुरी की यात्रा में विश्व भर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं और उनको भोग लगाने आते हैं। और जगन्नाथपुरी में आप देख सकते हैं कि बहुत भव्य आपका समारोह के रूप में जगन्नाथपुरी में जब आपके रथ यात्रा निकलती है तो उसको बहुत अच्छे से आपका मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रीय उत्सव है और उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो आज विश्व व्याख्याति को आपका प्राप्त कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ ही श्री कृष्ण ही हैं और इनको
विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आप अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप उनको रिवीजन करेंगे, आप उनको देखेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई चीज़ है, कोई प्रश्न है जो आपको नहीं आता है, तो आप बच्चों आप अपनी कक्षा में प्रारंभ होते समय, बीच में और कक्षा के अंतिम में आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल आप लोगों को जो हमारे 6 आपके क्लासिकल जो डांस हैं, क्लियर है? कथकली, कुचिपुड़ी, ठीक है? कथक और भारतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, आपको सब ये आपको याद करके आने हैं, क्योंकि मैं कल बच्चों आप किसी न किसी स्कूल से मैं ज़रूर पूछूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को घर जाकर पढ़ेंगे और उसको रिवीजन करिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे।